अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिर एक बार जुड़े हैं आपसे लाइव। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, सियासी शख्सियत जो कल से सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस तरह के हालात बने कल असेंबली के बाहर, जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर की नज़रें इस वक्त सोशल मीडिया पे है। कहाँ से किसकी बात आएगी, किस सियासतदान की बात आएगी, कौन सा बयान आएगा। लेकिन हमारे साथ वही शख्सियत है जिसको फॉलो बहुत लोग करते हैं इस वक्त, और साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद उसके हक में नारेबाजी कर रही है। चाहे वो डोडा हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो पुलवामा हो, हर जगह हमने देखा महराज मलिक को लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महराज मलिक के साथ आज लोग जुड़ रहे हैं। महराज साहब, आपका खैर मकदम। थैंक यू। हमें बताएं कि जो हालात कई दिनों से बन रहे हैं, लोग आपके बयानात को, फिर जो जवाबी बयानात उनके होते हैं या इल्जाम या जवाबी इल्जामात होते हैं, तो कल जो हालात बने, इसकी वजह शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, शुरुआत का मामला नहीं है ये जो आप देख रहे हैं। ये लड़ाई हम बहुत पहले से लड़ रहे हैं। पहले गांव में थी, फिर इलाके में आ गई, फिर शहर में आ गई, फिर एक असेंबली में आ गई, और आज मौका मिला है ऐवान के अंदर। ऐसा नहीं है, पहले चर्चे इसलिए नहीं होते थे क्योंकि एक छोटे से इलाके में बात उठती थी। तब भी बात हक की थी, आज भी हक की है। तब भी मजलूम की आवाज़ उठती थी, आज भी मजलूम की आवाज़ उठती है। और तब भी इसी बेबाकी से बोलता था, और आज भी। लेकिन ऐसा मैंने तो पहली बार नहीं देखा। लेकिन जो ऐवान के अंदर लोग आते थे और जिस असेंबली को लोग जानते हैं, उसमें ये पहली बार हो रहा है। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने कहता हमारा 20 साल का कहरे रहा है, लेकिन आज तक हमने ऐसी असेंबली नहीं देखी। कहता आप जैसा सब कुछ नया है। हम नए दौर के हैं। पहले भी तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पहले भी तो कपड़ों का अलग डिजाइन नहीं होता था। अब नए तर्ज के लोग हैं, नए तर्ज की राजनीति होनी चाहिए। ईमानदारी, कम से कम बेईमानी इतनी होगी, कम से कम ईमानदारी की तो हो। इस दौर के अंदर जहाँ पुरपतन दौर है, जहाँ एक दूसरे को लूटने की ख्वाहिश है, और पता भी है दुनिया किसी की भी नहीं है, फिर भी दुनिया को बनाने में लोग गरीबों को इतना निचोड़ते हैं और खुद इज्जतदार बन जाते हैं। गरीब जमीर नहीं बेचता है, लेकिन अमीर जमीर बेचने में कभी भी गलती नहीं करता है। और वही लोग यहाँ पर गरीबों की रोदाद बताएंगे। कैसे बताएंगे? यहाँ धर्म के नाम पे धंधे होते हैं। लोगों ने वोट दिए थे राशन कार्ड बनाने के लिए, लोगों ने वोट दिए थे रोजगार के लिए, लोगों ने वोट दिए थे जो नौजवान 30-30 साल का है एज रिलैक्सेशन के लिए, लोगों ने वोट दिए थे ये जो माफिया है इसे रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे उसकी बात ही नहीं हुई। पाकिस्तान की बात हुई, 370 की बात हुई, उसने ये किया, उसने ये किया। मैंने जब हाउस के अंदर बात रखी, जितनी भी आप मेरी प्रोसीडिंग निकालेंगे, मुद्दे की बात है, मतलब की बात है, लेकिन कोई मानता ही नहीं इस बात। तो क्या आप मानते हैं कि जो असेंबली में जिन नुमाइंदों को भेजा गया, वो लोगों को अपने मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, और आप ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे इस वक्त नुमाइंदे मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, वो ऐसे साल से ये काम कर रहे हैं। आपने तो बहुत सारे MLAs देखे, बहुत सारे देखे। वो क्या करते हैं यहाँ? दंगे फसादात। ये तो फसादात मैं पार्ट ओवर टाइम में करता हूँ। मेरा तो ये काम थोड़ी है। मेरा ये काम है कि जम्मू कश्मीर को बेहतर कैसे बनाया जाए, उस दलदल से लोगों को कैसे निकाला जाए। आपने नहीं देखा जो बंदा मेरे खिलाफ बोल रहा था, उसी बंदे ने जब उसका क्रैशर घर का बंद हो गया तो उसने गालियां डॉक्टर जितेंद्र को इतनी दे दी, दलाल तक बोल दिया। कहता मैं बीजेपी को हूं, उसकी छाप अगर देखेंगे उसके हाथ पे, कहता मैं गोली उड़ा दूंगा DMO को, क्योंकि वो उसे माइनिंग नहीं करने दे रहा। अरे ये माफिया है, और इनको लगता है कि महाराज इन लोगों से डर जाएगा और इतना झुंड लेकर मुझे डराएंगे। अरे मैं बड़े बड़े झुंड के खिलाफ लड़ा हूं। मैंने आज भी बोला, अगर मेरे बारे में जानकारी लेनी है, गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री था, अपने गांव आया था, लोगों की भीड़ थी, महाराज अकेला उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था। दुनिया तब मेरे खिलाफ थी, खुद गुलाम नबी आजाद भी, लेकिन मैंने उसको रोक कर अपनी बात मनवाई। ये न डरने की जो बात आप कह रहे हैं, ये सच्चाई है या कि आप खुद को जाहिर कर रहे हैं? आप फिर वही बोल रहे। जब मैं बचपन में था, जब गुलाम नबी आजाद, क्योंकि कल भी आपने बोला था मैं डरने वाला नहीं। अरे आप सुन लीजिए ना, गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर कब था? हाँ बिल्कुल। तब मैं क्या था? तब मैं क्या था? नहीं, तब मैं क्या था? नहीं, तब मैं क्या? आम एक स्टूडेंट हुआ। अरे मैं पढ़ता था, और उस दौर के अंदर मेरे गरीब के साथ गला घोंटने वाले वही लोग थे, उसके जो चेले चपेटे थे। मैंने विद्रोह, अरे ये तो मजाक नहीं। आपको लगता है मैंने 2007 से लेकर आज का इंतजार किया था? इसलिए नहीं लड़ा था मैं कि एक वक्त आएगा तब मैं MLA बनूंगा, नहीं। अरे मैं लड़ा, हक पे लड़ा, और आज इस मुकाम पे खड़ा हूं। और आप बोल रहे, आप ये बोल रहे, मैंने सुन लीजिए, इनको बता दूं, जो मेरे खिलाफ ये ग्रोह बनाकर इकट्ठा होकर आ रहे हैं ना, इनको लगता है हम इसको ग्रोह से डराएंगे। लाल सिंह वक्त का बहुत बड़ा लीडर रहा है। वो लाल सिंह मुझे कह रहा था कि लाल सिंह वो नाम था, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था मुझे शेख अब्दुल्ला जानता था। पूछ लेना लाल सिंह को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
एक लाल सिंह है, एक गुलाम नबी आजाद है, और वक्त के कद्दावर लीडर थे, अकेला महराज का मुकाबला नहीं कर पाए थे, और मैंने भगाया था। सुन लीजिए, मैंने अपने गांव से उसे भगाया था और उसको भागना पड़ा था मेरे साथ। मैंने उसे पूछा था, कहता मैं यहाँ टाइलें दूंगा। मैंने बोला था नहीं चाहिए। कहता लड़के को बुलाओ, पूछो इसको क्या चाहिए। मैंने बोला 5 साल का हिसाब कर, वोट दिया है मेरे परिवार ने, मेरे गांव ने, यहाँ ठगने का काम नहीं। और फिर भाग गया था। फिर उसके बाद जब मैं उससे मिलने गया, मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो। उसने कहा बेटा राजनीति ऐसे नहीं होती है। कहता तुझे लीडरी नहीं पता है। मैंने बोला मुझे लीडरी नहीं करनी है, मुझे हिसाब चाहिए। कहता तू क्यों नहीं डरता। मैंने कुछ मामला था। मैंने कहा इन लोगों ने गरीबों को लूटा है। कहता ये नहीं बोलते तो क्यों बोलता है, तू क्यों नहीं डरता। मैंने कहा मैं नहीं डरता। पूछ लेना लाल सिंह को। सुन लीजिए पूरी बात, ये मजे वाली बात है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये उस दौर की बात है जब मैं अकेला था, और आज मैं ऐवान का हिस्सा हूं। लाखों लोगों की ताकत है और हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, और मैं आज इन झल्लों से डरूं। और लाल सिंह को मैंने एक बात कही थी, अजान हो रही थी, लाल सिंह ने कहा था मैं वो शख्स हूं जिसको 12वीं में पढ़ता था, मुझे शेख अब्दुल्ला जानता था। मैंने उसे कहा था मुझे इस अजान की कसम और पैदा करने वाले की कसम, लिख ले मेरा नाम, वक्त आएगा तुझे ये लड़का बताएगा कि मैं कौन हूं। अब तू मुझे याद करेगा, तुझे शेख अब्दुल्ला जानता था, तू मेरा नाम याद रख। मेरे साहब किसी भी फील्ड में आने से पहले कोई आइडियल होता है कि उसको देख के आप सियासत में आ गए। ये जज्बा बचपन का कह रहे हैं कि बचपन से मुझे ये जज्बा अवाम के लिए लड़ने का, ये कब से पैदा हुआ? ये धर्म ने मुझे सिखाया है, इस्लाम ने मुझे सिखाया है, ईमानदारी से इंसानियत के लिए। बगल में अगर कोई दूसरा है तो उसके साथ इंसाफ करना, दूसरे के दर्द को बांटना, इतना मुझे मेरे धर्म ने सिखाया। और मेरा धर्म बहुत खूबसूरत है। अगर उसको आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो यकीनन आप, और उसमें ये कहा है जब आप सही रास्ते पे चलोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। आज मैं उस माहौल को देख रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इंसानियत के लिए लड़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं तो मजलूम का साथ दे रहा हूँ। और आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोगों ने करोड़ों भी खर्च किया लेकिन नहीं पहुंच पाए। यही वो ताकत है, यही वो मेरे रब की ताकत है, जिस ताकत की वजह से आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं। और आपने कहा कि पुलवामा के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू देश के अंदर अगर इस वक्त चर्चा महराज की हो रही है तो उन लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा करने वाला मेरा रब है। मैं इंसानियत के लिए लड़ा हूं, इंसानियत के लिए लड़ूंगा, भेदभाव मेरा नहीं है। और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। जिस इस्लाम के नाम पर धंधा होता है और जिन धर्मों के नाम पे फसादात होते हैं, वो इस्लाम कभी नहीं सिखाता है। कुछ मेंबर असेंबली आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप असेंबली में कोई भी मुद्दा उठाते थे या शोर होता था आपकी तरफ से तो कहा जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कहां से? मैं कश्मीर से हूँ, पुलवामा से। आप एक काम कर सकते हैं, अगर इस बात की गारंटी मुझे कश्मीर के लोग दें कि इतने सक्षम हो जाए कि महराज अकेला लड़े, और मुझे ये ना बताएं कि बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं जब मुखालिफत करूंगा तो ताकत से करूंगा, मैं लड़ूंगा आवाम की बेहतरी के लिए। लेकिन कल को ये लोग ना उस भरम में रहें कि ये उसके साथ नहीं उसके साथ। मैं अल्लाह की रजा के लिए हूँ, मैं इंसानियत के लिए। मुझे बताओ, दुनिया डरती है, दुनिया डरती है, मरने से डरते हैं, उसके साथ जाने से डरते हैं, उसके पास जाने से डरते हैं। अरे एक आदमी तो है जो मौत बरहक है, मरना सब ने, तो डरना किस बात का? एक बंदा तो खौफ छोड़ दे, अच्छा तो करे यार। और इस भरम से वो लोग निकलेंगे। अभी मेरी आवाम उस किस्म की सोच नहीं रखती है। जिस दिन वो सोच रखेगी, मैंने आज कहा जम्मू के अंदर मैं सबसे कट्टर हिंदू लोगों को खड़ा करूंगा, अपनी पार्टी से मैंडेट दूंगा, जो धर्म के पक्के होंगे और जो धर्म को मानने वाला होगा वो इंसानियत के साथ बेहतर करेगा। ये मेरी बात याद रखना। और कश्मीर के अंदर भी उन्हीं लोगों को खड़ा करूंगा जो धर्म को अच्छे से जानते हैं, और जो धर्म को अच्छे से मानेगा वो इंसानों के साथ गलत नहीं करेगा। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल, आप इस बात को मानते? जो इस्लाम को अच्छे से जानता है वो भेदभाव नहीं करेगा, जो हिंदू धर्म को अच्छे से मानता होगा वो इंसानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और मुझे वो धर्म के लोग चाहिए। ये ठेकेदार है, ये शराब भी बेचेंगे और धर्म के नाम पे धंधा भी करेंगे, वो अल्लाह अकबर की बात भी करेंगे, खुद नमाज भी नहीं पढ़ेंगे और इंसानों के साथ वो जज्बात के साथ खेलेंगे। मैं भी लगा सकता था, मैं भी असेंबली के अंदर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा सकता था, लेकिन उस भीड़ का हिस्सा नहीं बना मैं। क्यों? क्या ये जवाब काफी नहीं है उन लोगों के लिए? बिल्कुल काफी नहीं है। बिल्कुल, आपने तब भी बात की थी कि अगर एक फिरका उस बगल से जय श्री राम के नारे लगा रहा था, अगर इस तरफ का फिरका अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था, क्या उस भीड़ में आपने नहीं देखा एक शख्स था जो कुछ मुंह नहीं खोल रहा? क्योंकि मैं जानता था ये तमाशा है, और इस तमाशे का हिस्सा अगर मुझे रब को याद करना है तो हमारे पास जगह बहुत है।
जहां पर भी रब को याद किया जा सकता है, वैसी जगह पे आप ऐसा माहौल क्यों पैदा कर रहे हो जहां से लोगों के दिलों के अंदर नफरत पैदा हो। आपने कोई ऐसी बात की थी कि आपको कल से मेंबर असेंबली जो बीजेपी के हैं कि ये हिंदुत्व पे अटैक कर रहे हैं, क्या कुछ कहा अटैक आपने? मैं सब पे करूंगा जो धर्म कुछ का, कहा था? अरे सुन लीजिए, जो धर्म को मानने वाला और उसके बाद मजलूमों का गला घोंटेगा उसका कोई धर्म नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं टोपी लगाऊंगा मैं मुसलमान हो गया? निशानियां तो अरे निशानी से मेरे बात सुनिए पहले, मैंने कहा निशानी ऐसा कुछ नहीं है, आपको बनना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि बनना अगर टोपी लगाने के बाद और दाढ़ी रखने के बाद सलवार कमीज पहनने के बाद भी अगर एक गरीब का काम करने में पैसा लिया जाता है तो वो जलील आदमी है, तो धर्म को मानने वाला नहीं है। महराज वो आदमी है, मेरे कलम में अगर किसी के साथ इंसाफ है तो एक सेकंड नहीं लगाता हूं, मैं वो इंसाफ पसंद हूं। और ये मेरे सामने कौन आदमी बैठा है मुझे उसमें परवाह नहीं होती है, जो जिसका हक है उस तक पहुंचाने का काम महराज करता है। और मेरा धर्म इस्लाम है, कोई इसको कहे कि मेरा है नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वही बात हिंदू की है। जो हिंदू धर्म, अभी मैं क्यों कह रहा हूं, दफ्तरों के अंदर हिंदू मुलाजिम भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है। बिल्कुल, अगर 100 लोग मुलाजिम है ना, 100 लोग 97% बेईमान है। कितने? 97% आपके। मैं कहता हूं 98 लोग बताएंगे कितने। जिसके पास ताकत है गरीब को इंसाफ देने की, वो उस ताकत के दम पे उस जमीर को बेचता है। बता दे मुझे कोई एक शख्स ऐसा मुलाजिम, कोई ऐसा ऑफिसर जिसने गरीब के साथ इंसाफ उसके घर जाकर किया हो, एक मुझे बता दे। मैं उन लोगों की बात करता हूं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, कम से कम अपने धर्म के लोगों के साथ तो इंसाफ किया हो। क्या कश्मीर के अंदर चोर बाजारी नहीं हो रही? क्या कश्मीर को लूटने वाला मुसलमान नहीं है? क्या कश्मीर के दफ्तरों में गरीबों का हक छीनने वाला मुसलमान नहीं कर रहा है? और वही बात अगर आप जम्मू के अंदर देखोगे, ठीक है मुसलमान भी होगा, लेकिन हिंदू धर्म के लोग क्या सब हिंदुओं को इंसाफ करते हैं? मुझे बता दो। मैं कह रहा हूं कि जो मुलाजिम तबका है, जहां हमने राशन कार्ड बनाना है, राशन कार्ड गवर्नमेंट फ्री भी बना देती है 50 रुपए में, यहाँ आधार कार्ड बनता है 10 या 20 रुपए में। मुझे बताए लोग कि 10 रुपए में किसका आधार कार्ड बना किसी का? अरे राशन कार्ड किसी का मुफ्त में बना, यही तो वजह है। अरे वही तो मैं बोल रहा हूं, उनका धर्म ही नहीं है, वो की परेशानियां है। अरे परेशानी बाद की बात है, मैं बोल रहा हूं जिसको बनाने वाला, जिसके हाथ में वो ताकत है, वो तो किसी धर्म का है, लेकिन उसको वो धर्म के ठेकेदार बनेगा। और इनके हाथ में था, किनके? ये जो नेता है ना, नेताओं के हाथ में, अगर नेता चाहे एकदम कंट्रोल कर सकता है, एकदम। और जिस दिन महराज चाहे भी होना चाहिए, सुन तो, हाँ ईमानदार खुद होना चाहिए। जिस दिन मैं उस मुकाम, अभी तो एमएलए बन गया हूं ना, लेकिन मेरे हदूद में जितना, जैसे मेरे पास 4 करोड़ आएगा, पता है आपको? बिल्कुल, आप देख लेना, आप 1 साल के बाद महराज के पास आना कि मैं बोलता क्यों। जब आप पूछोगे ना ये 4 करोड़ कहां लगाया, फिर मैं जब आपको दिखाऊंगा ना, आपको ये सवाल उठाने का हक नहीं होना चाहिए आपने गलत किया। मैं वो शख्स हूं, और मैंने 4 साल इख्तिदार में मैं रहा हूं, मैं डीडीसी रहा हूं। कोई आदमी बता दे कि महराज ने अपने पैसे का इस्तेमाल गलत किया, बता दे कोई एक आदमी खड़ा होकर। नहीं बता सकते, क्योंकि हमने गुंजाइश नहीं की। वो लोगों का पैसा था, मुस्तहिकीन तक पहुंचाया, और जो उसका हकदार था उसको दिया। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है। और ये लोग धर्म के ठेकेदार ना बने। अगर धर्म को मानने वाले हो तो शराब की दुकानें धर्म के बगल में क्यों रखी है? आप तो देखिए, मैं कट्टर मुसलमान हूं, अगर इस्लाम पे आंच आ जाती है, मैं कफन ओढ़ के उस गलती को ठीक कर सकता हूं। अगर इनको लगता है कि माता वैष्णो देवी में शराब की दुकानें गलत है, वहां पर नहीं खुलनी चाहिए, फिर भी खुली है, तो बीजेपी वाला क्यों लिख रहा है कि ये दुकानें कब बंद होंगी? अरे तू जाना लोगों के ताकत के साथ। अरे तुमने तो लोगों के घर उजाड़ने में देर नहीं की, तुमने तो लोगों के गले काटने में वहां तब नहीं देखा। अरे ये तुम्हारे धर्म के साथ मजाक हो रहा है, तो उस मजाक को आप बर्दाश्त, क्या वो उस दुकान पे बैठा हुआ शख्स मुसलमान बेच रहा है? मुसलमान बेच, वहां तो नहीं। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, तुम धर्म, और उनको बेचने वाले बीजेपी वाले, शराब बेचने वाले बीजेपी वाले हैं, और धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले बीजेपी वाले। ये धर्म के लोग नहीं है। बात ही सिंपल वही है कि ये एक ढोंग है, ये एक झूठ है। इस झूठ की जड़ें महराज काट देगा। इनको इनका आखिरी सवाल मेरा होगा कि सियासत में गर्माहट तब आई जब आपने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में क्या कहा? आपने कहा, नहीं बता दूंगा मैं क्या, आपने बताया कि उन्होंने जो फैसला उस वक्त किया उससे जम्मू कश्मीर के अवाम का नुकसान हुआ, और उसको जो बकौल है पीडीपी इज्जत, उसको आप और ज्यादा दे रहे हो, बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो। बोलो जब तक सूरज चांद रहेगा। नहीं, ऐसा तो बोल नहीं सकते। मुझे एक बात बताओ,
आप कश्मीरी हैं, मरे हुए को क्या बोलते हैं? मूर्ख। मरहूम। अरे आम नहीं, ये मत बोलो, ये तो आप कश्मीर जो आप आम रोजमर्रा में बात करते हो वो बोलो। देखो मैं साफ सुथरा इंसान हूं, हम बोलते हैं हौ साच मोड़ में, सुना, बिल्कुल। मरहूम नहीं बोलते हैं। कोई ऐसा कश्मीरी मुझे दिखा दो जो अपने पूर्वजों के लिए भी बोला हो मरहूम, नहीं। सुषमा साच मोड़ सा मोड़ जाओ, कारो मोड़ जाओ, फलेनी टाइम, यही बोलते हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, झूठ कोई नहीं बोला, सच बोलो। आप मरहूम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि कैमरे में। नहीं, कैमरे में नहीं, हम एहतराम आपको गांव में भी अपने पूर्वजों हर को जगह लेना चाहिए। नहीं, मगर नहीं ना लेते। नहीं, अरे जुबान है हमारी, मरा वो, मैं वही कह रहा हूं। नहीं क्या, अगर सियासत वही से फिर स्टार्ट हुई, बायर भाई वही से स्टार्ट। गलत, इन्होंने गलत, इनको गलत रंग से पेश किया फिर से। मौका ये था कि इन्होंने गलत जगह पे महराज को पकड़ा। इनको ये तकलीफ हुई बीजेपी और पीडीपी वालों को कि यार जहां हमने काम करना था, जहां चर्चे हमने बांटने थे, जहां लोगों के दिलों पे राज हमने करना था, वहां एक गांव का लड़का 10 दिनों में पूरे देश के अंदर वाहवाकारी लूट रहा है। मुझे पुलवामा के लोग जानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे महाराज सही बोल रहा है। क्या मैंने उनको बोला? मैंने बोला अरे किसी नेता को अपने समर्थन के लिए, लोगों को खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए होता है। रात के अंधेरे में जो मोमबत्तियां उन्होंने जलाई ना, मुझे उसकी दर्द है। और जो मोमबत्ती उन्होंने 10 रुपए की, 5 रुपए की खरीदी है ना, मुझे वो खुशी है। वो सड़क पे निकले, महाराज के नारे लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मोमबत्तियां निकाली थी, जो 5 रुपए खर्चे और किस दुकान से खरीदी, मुझे वो सोच लाने पे मजबूर कर रही है। और वो हमदर्दी है, वो सोच में पैदा करना चाहता हूं कि इंसानियत के साथ खड़े हो जाओ, ईमानदार लोगों का साथ दो। यही तो मैं चाहता हूं, वरना इनके लिए झंडा उठाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। रात के अंधेरे में मोमबत्तियां कौन उठाए? अरे जिन नौजवानों ने ये काम किया, उन्होंने साबित कर दिया है कि महराज ईमानदार है, बेबाक है, निडर है। और इन लोगों को बता दो, होगा उस दिन के बाद भी कब्र में शायद नीचे, ये बोल रहे ना चांद पे। अरे कहीं भगवान मत बना दे देना, अल्लाह का रुतबा मत दे देना, ये तो वली भी बता देंगे उसे। इनको बता दो चांद पे नहीं, जमीन के नीचे इसका हिसाब लगना है। और जब एक सांप डंक मारता है, कई मील नीचे जाता है, इधर की पसलियां इधर हो जाती है, इस वक्त वो जल रहा होगा क्योंकि उसने धोखा दिया है। और ये धोखा सिर्फ कश्मीरियों के साथ नहीं, उसमें जम्मू का आदमी भी पिस रहा है और महराज भी उसका हिस्सा रहा है। अगर महराज को इंसाफ हुआ होता तो मैं सियासत का हिस्सा कभी होता ही नहीं। मेरी आवाज दबाई थी पहाड़ों में, आज अगर यहाँ गूंज रही है, यहाँ याद रखना, ये नोट कर लेना, मेरी आवाज को जितना ये दबाएंगे उतना मैं निखर जाता हूं। और गांव के अंदर जब दबी थी, जिन लोगों ने दबाई, आज उनकी आवाजें दफन है, जिंदा भी है लेकिन जिंदा दफन है, जिसमें गुलाम नबी आजाद का नाम है। सुन लेना मेरी बात, वो नाम जो मेरे इलाके से आता है, उसने मेरी बात को लाइटली लिया, बोला बच्चा है। मैं बच्चा नहीं, वक्त का खेल का खिलाड़ी हूं, जिसने मुझे दुनिया के अंदर बनाया है और मुझे दिमाग नहीं है। और वो बोलेगा हमारे, हर इंसान के पास अपना एक दिमाग है। अगर चाहे वक्त के वली सब बन सकते हैं, लेकिन बनना कोई नहीं चाहता है। अल्लाह के सामने कोई गिड़गिड़ाना ही नहीं चाहता, अल्लाह को कोई मानना ही नहीं चाहता है। अगर वो चीज नहीं होती तो फिर इंसानों को पैदा क्यों किया होता? अरे इंसान को बनाने वाला मेरा रब है, गरीब है, अमीर है, लेकिन दिमाग अगर दिया है तो बेहतर सोच रख सकते हो। इनको बता दो, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की थी वहां पहाड़ों के अंदर, वहां जंगलों के अंदर, लेकिन वही आज जंगल का लड़का इन ऐवानों में गूंज रहा है। और इस गूंज को अगर भाजपा के लोग सोच रहे हैं कि रोकेंगे, इनकी सोच को जड़ खत्म करके इनकी जगह बेहतर लोगों को इकट्ठा करके इस ऐवान के अंदर जम्मू कश्मीर की नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल बना। सिर्फ आखिर में कल जो हुआ असेंबली में, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? किया ना, कुछ भी कहें, कुछ भी कहें। हम स्कूल जब जाते थे ना, तो बच्चों का गिरोह भी मेरे साथ मुकाबला करता था। हम कुश्ती करते थे, मजाक करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। अरे बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ, उम्र में बड़े हैं तो क्या हुआ? अगर मैं बॉक्सिंग करने पे इनमें आ जाऊं तो सबसे जवान हूँ। बेहतर है कि इनको छोड़ दिया, बड़े हैं मुझसे, नहीं चाहिए मुझे इनके साथ लड़ना झगड़ना। लड़ाई नहीं है हमारी सोच की लड़ाई है, हमारी विजन की है। आप अपना विजन लेकर आओ, मीडिया आपके पास आएगी। गालियां देते, 2 मिनट मौका मिला, कितनी गालियां दी? अरे मैंने 15 साल इस दर्द को बांटा है, लेकिन गाली नहीं दी। इनको 2 मिनट बोला, इतनी गंदी गंदी गालियां, शर्म आती है, हमारी माएं बहनें देख नहीं पाएंगी, है ना। अब मुझे देखने के लिए हर कोई तरसता है, मैं घंटों बोलता हूँ, ये क्या कोई रिकॉर्डेड है? अरे ये मैं देख कर आया हूँ, इन चीजों को झेल कर आया हूँ। इनको बता दो, महराज को पैदा करने वाला मेरा रब है,
मुझे वजूद देने वाला मेरा रब है। हम पेशे से लोहार हैं, बिगड़ी को बनाना हमारा पेशा है। और ये जो बिगड़े लोग हैं, इनको ठीक करना इससे बेहतर कौन कर सकता है। गर्जों का पहाड़ों से आया हूँ, पहाड़ों का बेटा हूँ, डोडा से आया हूँ। ये थे आप लीडर जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट महराज मलिक, जो मेंबर असेंबली हैं। असेंबली में भी गरजते हैं और जब मीडिया से बात करते हैं तब भी गरजते हैं। लेकिन एक गरज सिर्फ गरज नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जिम्मेदारियां लोगों की है। क्या महराज मलिक आखिरी दम तक इन जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे, इस पर सभी की निगाहें होंगी। इजाजत दें, अल्लाह ने